हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो पंजाब यूनिवर्सिटी और उड़ीसा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। आज हम लोग कुछ सैम्पल क्वेश्चंस और कह सकते हैं सैम्पल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उसी पैटर्न पे आप देखना एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, दैट इज PUCET की बात करें, तो उसमें ओवरऑल एमकॉम ऑनर्स में हम एमकॉम इकोनॉमिक्स, एमकॉम बिजनेस इनोवेटिव या एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो ओवरऑल बात कर रहे हैं वो बात करेंगे एमकॉम ऑनर्स की। तो PUCET में एमकॉम ऑनर्स से रिलेटेड 85 MCQs आते हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। उड़ीसा CET में 70 MCQs आते हैं। AU एंड LU में 100 MCQs होते हैं रिलेटेड टू योर डोमेन नॉलेज। हमारा आज जो डिस्कशन होगा वो कम्प्लीटली डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू एमकॉम ऑनर्स। तो जो भी स्टूडेंट एमकॉम ऑनर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, आइदर पंजाब यूनिवर्सिटी, उड़ीसा CET, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, उनके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सैम्पल MCQs और क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर पाओगे। हमने अपने चैनल पे उड़ीसा CET, AU और LU के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है एंड अभी हमने PUCET के लिए भी प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। हमारा तो ये सजेशन होता है कि वो प्लेलिस्ट मोर देन इनफ है आपके प्रिपरेशन के लिए। जो आपके डोमेन नॉलेज से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आप प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से फॉलो कर लो तो। पंजाब यूनिवर्सिटी का भी हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है, उड़ीसा CET का भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है और AU LU का कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। तो हमने इन सब के लिए मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैसे तो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, बट आज हम लोग सैम्पल और मॉडल MCQs देखेंगे। अच्छा, ये सैम्पल मॉडल MCQs तो कर लो, बट साथ ही साथ ना स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हम बता दें कि हमारा जो सेकंड चैनल है CA काजल डेरोलिया, उस पर भी अब हम रेगुलर बेसिस पे 10 MCQs अपलोड करेंगे सो दैट आपके एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन हो पाए। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹1500 was sold for ₹600 and new furniture of ₹1000 was purchased and cartage of ₹25 paid. What is amount of capital expenditure? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया यहाँ पे? असेट का अमाउंट और असेट की कितनी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। 1000 पे हमने उसको परचेज किया और परचेजिंग के टाइम पे ही कार्टेज का पेमेंट किया, तो ओवरऑल 1250 ये पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा D 1025। अब देखो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमने ऑलरेडी डिटेल सेशन अपलोड किया हुआ है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वो क्लास ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, लॉस कॉस्ट बाय थेफ्ट ऑफ कैश बाय कैशियर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ये किस तरह का लॉस है? रेवेन्यू नेचर का लॉस है, क्योंकि इस लॉस से ना आपको लॉन्ग रन में कोई नुकसान नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में ही लॉस होगा। नेक्स्ट, विवेक स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000 एंड परचेज गुड्स वर्थ ₹2000 ऑन क्रेडिट। आपने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया? 20,000 और 2,000 के क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है, तो मतलब आपके पास स्टॉक आया, दैट इज एक असेट आया, और एक लायबिलिटी के फॉर्म में आपके पास क्रेडिटर आ गया। These transactions may be expressed in the form of an accounting equation such as, अब अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो सिंपली ये क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। हमारे पास कैपिटल है 20,000 का, तो जब आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा तो वो किस फॉर्म में किया होगा? कैश के फॉर्म में। तो असेट भी 20,000 है प्लस 2,000 की हमारी लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर और 2,000 हमारे पास करंट असेट भी है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। क्लियर? तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा असेट कितना हो गया? 22,000, कैपिटल कितना हो गया? 20,000 और लायबिलिटी कितनी हो गई? 2,000। तो करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, लीफो इन्वेंट्री मेथड वाज यूज्ड इन फर्स्ट ईयर, फीफो सेकेंड ईयर में और फिर थर्ड ईयर में वेटेड एवरेज। तो देखो आप हर ईयर क्या कर रहे हो, अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चेंज कर रहे हो, बल्कि हमेशा आपको क्या रहना होता है? कंसिस्टेंट रहना होता है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे भी हमने ऑलरेडी डिटेल सेशंस अपलोड किए हुए हैं। बैंक लोन अकाउंट इज अ, बैंक लोन हमेशा किसी पर्सन के नाम पे होता है, इसीलिए किस तरह का अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। An invoice of ₹560 is entered in the sales book of ₹650. The total of the debit side of the trial balance is 21240, assuming no other credit side of the trial balance. अब देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कह रहा है कि एक इन्वॉइस थी 560 की और गलती से वो सेल्स बुक में कितने की दिख रही है? 650 की। मान लेते ये सेल्स बुक है,
तो बाई साइड हमारा जो बैलेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 650, बल्कि दिखना कितना चाहिए था बेटा 560 दिखना चाहिए था। तो यहाँ पे एक्सेस क्रेडिट कितने का हो गया 90 रुपीज़ का। अच्छा आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड 21240 है, तो नो डाउट जो हमारा डेबिट साइड है वही क्रेडिट साइड में भी दिखना चाहिए। बट क्या क्रेडिट साइड में 21240 दिख रहा होगा? नहीं, ये तो 90 से बढ़ करके दिख रहा होगा ना, तभी तो एरर आएगा। ये 90 से बढ़ करके दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमने 90 से ज़्यादा क्रेडिट दे दी थी। तो हमारा क्रेडिट में कितना दिख रहा होगा 21330, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट इज यूज टू रेक्टिफाई दोज एरर्स जो कि कहाँ लोकेट होते हैं? ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन के बाद, दैट इज करेक्ट आंसर होगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अ क्लब। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस जो भी ड्यूरिंग द ईयर हुआ है स्पोर्ट्स गुड्स का वो दिया है, गुड्स सोल्ड एज स्क्रैप दिया और क्लोजिंग बैलेंस दिया। तो जनरली होता क्या है, क्वेश्चन में बोला कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताना है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो हम वो दिखाते हैं जो कि हमने कंज्यूम्ड किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो कंज्यूम्ड कितना कर रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक है 20,000, ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया 80,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। तो हमने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम्ड किया 70,000, बट उसमें से 500 का मेरा सेल भी हो रहा है एज अ स्क्रैप, तो मेरे पास बैलेंस कितना आना चाहिए था 69,500। और ये 69,500 हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो करेक्ट ऑप्शन ए कर लेना, 69,500 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व इसमें से कौन सा नहीं है? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये तो कैपिटल रिजर्व है। प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसको भी हम लोग कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करते हैं। एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स भी है, बट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये कैपिटल रिजर्व नहीं है, ये अपना एक अलग रिजर्व है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, चेतन स्टार्ट्स अ बिजनेस अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप and appoints Ketan as a manager of the business. Chetan used Ketan's name in the title of the firm with Ketan's permission. The business is carried on under the name Chetan, Ketan and Company. जबकि देखो है क्या कि चेतन सोल प्रोप्राइटर है और केतन उसके यहाँ मैनेजर है, फिर भी वो केतन का नाम उसकी परमिशन से यूज़ कर रहा है। तो केतन को यहाँ कैसे ट्रीट किया जाएगा? पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, जो अपनी परमिशन से अपना नाम लैंड कर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3, उनका कैपिटल बैलेंस है 10,000 8,000 रिस्पेक्टिवली। जेड बाद में एडमिट हो रहा है फॉर 1/8 शेयर एंड ब्रिंग 6,000 फॉर कैपिटल एंड 4,200 फॉर गुडविल। द न्यू कैपिटल बैलेंसेज ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली आर एस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। ईजी है, टोटल शेयर अगर हम 1 रुपये ले रहे हैं और जेड का शेयर 1/8 है, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 1 रुपये में से अगर 1/8 हम z को दे दे तो मेरे पास कितना बचेगा? 7/8। x के लिए भी 7/8, y के लिए भी 7/8। ऐसा नहीं है ना, x और y का रेशियो कितना है 4:3 का, तो वो 7/8 को किस रेशियो में बांटेंगे? 4:3 में। और z का रेशियो तो पहले से 1/8 है, तो ये हो जाएगा 4/8, 7 कट कर दिया, ये हो जाएगा 3/8 और ये 1/8। तो रेशियो कितना हो गया? 4:3:1। ये न्यू रेशियो है। अब क्वेश्चन में कह रहा है द न्यू कैपिटल बैलेंसेस ऑफ एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की अगर हम बात करें, एक्स का पहले कैपिटल कितना था 10,000 और वाई का कैपिटल कितना था 8,000। जेड कितना लेकर के आ रहा है अपने लिए? कैपिटल 6,000। और ये जो गुडविल है ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या मेरे पास ओल्ड रेशियो है? हाँ। क्या मेरे पास न्यू रेशियो है? हाँ, 4:3:1। तो दोनों को माइनस करके आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे, जो कि x का आएगा, ओल्ड रेशियो है 4/7 और न्यू रेशियो कितना है 4/8, यह आएगा 4/56। ऐसे जब y का आप लोग निकालोगे तो यह आएगा 3/56। तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 4:3। अब इस गुडविल को आप किस रेशियो में बांटोगे? 4:3 के रेशियो में बांट दोगे। तो x को मिलेगा 2400 और y को मिलेगा 1800। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट होपफुली सबको पता होगा। तो अब यहाँ देखो, x का न्यू कैपिटल कितना हो गया 12,400, y का कितना हो गया 9,800 और z का तो ऑलरेडी 6,000 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एन अकाउंट रियलाइज फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड असेट इज क्रेडिटेड टू। जो भी अनरिकॉर्डेड असेट होगा उसको हम लोग कहाँ डालते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर होगा बी। वैसे भी डिसोल्यूशन में सारी चीज़ें कहाँ जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट में। राम रहीम पार्टनर्स है 5:3 में,
उन्होंने एक नया पार्टनर ऐड किया इलियास, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 4:2:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना कितना ईजी है, ओल्ड रेशियो है 5/8 और न्यू रेशियो है 4/7। वैसे अगर रहीम की बात करें तो ओल्ड रेशियो है 3/8 और न्यू रेशियो है 2/7। बस आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, करेक्ट आंसर आएगा C 3:5। नेक्स्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अवेलेबल फॉर redemption and redeemable preference shares no, redemption of redeemable debentures no, reorganization of share capital no, CRR को आप यूज कर सकते हो फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। नेक्स्ट, मोनिका लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ ₹28,80,000 and in lieu issued debentures of 100 each at a discount of 4%. What is the number of debentures issued? कंपनी ने क्या किया कि एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी और उसके बदले पैसा ना देकर के डिबेंचर इशू कर दिया। तो हम ये देख लेते हैं कि वो कितना नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करेंगे। देखो 100 रुपये का डिबेंचर है और उसको डिस्काउंट पे इशू करे 4%, मतलब 96 रुपीज़ का एक डिबेंचर्स पड़ रहा है, तो उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएगा 30,000। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर, ये कहाँ ट्रांसफर होता है हमेशा, कैपिटल रिजर्व में। अनक्लेम्ड डिविडेंड्स इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग अनक्लेम्ड डिविडेंड, कहाँ दिखाते हैं, करंट लाइबिलिटीज में। नेक्स्ट, द इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो इज, इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो को हम लोग क्विक रेशियो भी कहते हैं। Costs that are not relevant in calculating the financial impact of future decisions and are irrecoverable in a given situation may be known as sunk cost. Sunk cost एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आपने पास्ट में ऑलरेडी इनकर कर दी है और उसके बेसिस पे आप कोई भी फ्यूचर डिसीजन नहीं लेने वाले हो। ये सब टॉपिक हमने ऑलरेडी अपने कॉस्ट के डिटेल सेशंस में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट, डेट फाइनेंसिंग इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्यों? क्योंकि डेट के केस में जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है ना, उसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, दैट इज टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन? एक्सपेंशन प्रोग्राम है, इन्वेंट्री लेवल, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट है, मर्जर है, मतलब जिसमें भी आप लॉन्ग रन में आप बेनिफिट कर पाओगे उसको ही हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, बट इन्वेंट्री लेवल इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। अब अगर प्रॉफिट जीरो चाहिए मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट क्या होनी चाहिए, इक्वल, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ फंड्स इज कॉल्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या है, कंपोजिट कॉस्ट, और ये टॉपिक भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। नेक्स्ट, द कंपनीज एक्ट 2013, ये कब नोटिफाइड हुआ था, 30 अगस्त 2013 को। नेक्स्ट, विच एक्ट इन इंडिया फोकसेस ऑन डेटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? IT अमेंडमेंट एक्ट 2008। अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और एग्जिस्टेंस मान ली जाती है। Who stated that every agreement and promise enforceable at law is a contract? सर पोलक, इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो अब मैक्सिमम टॉपिक्स ऐसे हैं ना जिस पे हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है डिटेल में सेशंस, तो वो क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज इज नॉट अवेलेबल टू अ बायर फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी बाय द सेलर? अगर सेलर ब्रीच ऑफ वारंटी कर रहा है तो उस केस में देखो वारंटी है, वारंटी के टूटने पे डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो, बट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैंसिल नहीं कर सकते। बायर कैन क्लेम डैमेजेस, येस, बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, नो, वो आप तब कर सकते हो जब कोई कंडीशन ब्रेक हो। बायर मे रिफ्यूज टू पे द प्राइस, येस, बायर हैज ऑप्शन टू सू फॉर द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, हाँ डैमेजेस के लिए आप क्लेम कर सकते हो, बट बायर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता इन केस ऑफ वारंटी। The first authority before whom a complaint may be filed by a consumer as per the Consumer Protection Act 1986 is District Forum. According to the Section 2, Subsection 7 of the Sales of Goods Act 1930, which of the following has not been included in the term goods? Food served in a hotel, foreign currency, goodwill, or decree of court. Next, when certain circumstances compel a person to act as an agent for another without his express authority, तो इस तरह की एजेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्ट? अ कासी कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज गिव्स राइज टू राइट इन पर्सोनम नॉट इन रेम, इट इज क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट,
It is an obligation imposed by law. It is not based on express of implied intention of the parties. अबकासी कॉन्ट्रैक्ट पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया, क्या ये अग्रीमेंट से बनता है? नहीं, ये लॉ के थ्रू बनता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेलमेंट? इसमें से बेलमेंट कौन सा नहीं है? डिपॉजिट विद बैंक, ये बेलमेंट नहीं है. अब बेलमेंट क्या होता है उस पर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है. Balu, Lalu and Kalu are partners in a firm. They admit Malu as a minor partner to the benefit of partnership. Within 6 months of his attaining majority, he fails to give a public notice of his intention that he has become a full-fledged partner. On the other hand, all other partners refuse to take him as a partner. In this case, which of the following statement is correct? इसमें से कौन सा statement correct है? Malu is not liable as a partner. Malu can become a partner. Public notice is not essential for a minor partner. On attaining majority, a suit may be filed by other partners for dissolution of the firm. अब देखो ये जो नोटिस है ये देना तो ज़रूरी है. क्लियर? अब इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सो दैट हम करेक्ट आंसर को पिन कर पाएँ. नेक्स्ट, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रोविजन ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन, व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कैन एन ऑडिटर सबमिट? क्वालिफाइड. भले इनसफिशिएंट प्रोविजन है डेप्रिसिएशन का बट स्टिल वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकते हैं. अ ऑडिटर इज लाइक अ वॉच डॉग. नेक्स्ट, इन इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये कब पास हुआ था? 5 December 1985. द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इज, प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2021. नेक्स्ट, द ऑडिट रिस्क मे एग्जिस्ट वाइल वेरीफाइंग वेरियस आइटम्स ऑफ कैश बुक, आइटम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट. करेक्ट आंसर होगा आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट. नेक्स्ट, स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या इंप्लाई करता है? ऑल सबऑर्डिनेट्स हैव ओनली वन सुपीरियर. लाइन ऑफ अथॉरिटी इज क्लियरली डिफाइंड. इसमें लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड होती है. नेक्स्ट, इन व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी क्या इंडिकेट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग दैट आउटकम. नेक्स्ट, हु इज अ डेवलपर ऑफ टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? हर्जबर्ग. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये बेसिकली क्या है? कॉर्पोरेट डेवलपमेंट प्लान. PIP टेस्ट सीक्स टू मेजर, ये टेस्ट क्यों होता है? पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के लिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वॉज नॉट गिवन बाय फ्योल? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दिया था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट दिया था, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी दिया था, बट स्टैंडर्डाइजेशन ये फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है. न्यू क्लासिकल थ्योरी, टाइम पीरियड इज 1930 to 1950. नेक्स्ट, विच इज अ मेथड यूज टू डिटरमाइन वेज डिफरेंशियल्स? मेरिट नो, जॉब डिज़ाइन नो, जॉब एनलार्जमेंट. करेक्ट आंसर होगा जॉब इवैल्यूएशन, क्योंकि जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू ही आप वेज डिफरेंशियल्स को डिटरमाइन कर पाओगे. नेक्स्ट, RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स वॉज गिवन बाय मैक्स वेबर. एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द शॉप मैनेजमेंट वॉज गिवन बाय मिकल ई पोर्टर, चार्ल्स बैगेज, एल्टन मेयो. करेक्ट आंसर होगा FW टेलर. ये ओवरऑल 50 MCQs थे. इसमें हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को बोला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने के लिए, एंड फर्दर हम उसका करेक्ट आंसर पिन कर देंगे. अब यहाँ पे हमने कोई सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर नहीं अपलोड किया है, ये हमारे सैम्पल MCQs थे, इसीलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ही अपलोड करेंगे. आज 50 MCQs अपलोड किया है, इसी तरीके से बैक टू बैक कई सारे 50 MCQs अपलोड करेंगे सो दैट आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो मोर देन सफिशिएंट है वैसे तो आपके प्रिपरेशन के लिए. एंड इफ़ इन केस प्लेलिस्ट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. आज के सेशन में अगर कहीं कोई डाउट है इन 50 MCQs में तो उस पर भी आप लोग कमेंट करना सो दैट हम उस पर फर्दर डिस्कशन कर सकें. एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग और 50 MCQs डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू MCOM एंट्रेंस एग्जाम. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.